नमस्कार बच्चों, मैं पुष्पा लोधी प्रस्तुत हूँ आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का संचरण होना। तो सबसे पहले तो पहला प्रश्न हमारा यही बनता है आनुवंशिकता से संबंधित कि आनुवंशिकता क्या है। तो आनुवंशिकता से आशय है जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण होना आनुवंशिकता कहलाता है। तो आनुवंशिकता की परिभाषा कैसे देंगे हम? जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण होना आनुवंशिकता कहलाता है। इससे रिलेटेड हमारे आनुवंशिकता के नियम हैं जो ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा दिए गए हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल चूँकि इन्होंने आनुवंशिकता पर बहुत ज़्यादा कार्य किया है और आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया है, इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक या आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। और इन्होंने 3 नियमों का प्रतिपादन किया है, जिसमें से पहला नियम है प्रभाविता का नियम। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वह इसी नियम पर आधारित है कि मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। प्रभाविता का नियम क्या कह रहा है? प्रभाविता का नियम कहता है कि जब विपरीत लक्षणों वाले किसी जोड़े में आपस में क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण या लक्षण प्रदर्शित होते हैं या दिखाई देते हैं। जैसे जब हम लंबे पौधों का क्रॉस बौने पौधों से कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में केवल लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, क्योंकि लंबेपन का गुण प्रभावी होता है। इसे हम निम्न फ्लो चार्ट के द्वारा दिखा सकते हैं। फ्लो चार्ट में आप देख रहे होंगे कि इसमें हमने लंबे पौधों को कैपिटल टी से प्रदर्शित किया है। तो इसमें अपन देखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमने इसको जाइगोट के रूप में लिखा है, फिर इसका ये एक युग्मक है। तो ये क्या है? ये इसका युग्मक है। तो कैपिटल टी का ये टी स्मॉल एक ये युग्मक बन गया। ऐसे ही स्मॉल टी का ये टी एक युग्मक बन गया। अब अगर हम इसमें नीचे देखें तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी, जो कि प्रथम पीढ़ी का जाइगोट होगा और इससे जो पौधे बनेंगे वो लंबे पौधे उत्पन्न होंगे, जो मॉर्फोलॉजिकली या आकारिकीय रूप से कैसे होंगे? लंबे होंगे। अगर हम इसमें अनुपात की बात करें तो हमें 3:1 का अनुपात इसमें प्राप्त होता है, अर्थात 3 पौधे लंबे प्राप्त होते हैं और 1 पौधा जो है वो हमें बौना प्राप्त होता है। तो मेंडल के प्रभाविता का जो नियम है वो ये कहता है कि प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही प्रदर्शित होगा। ठीक है, तो इसके आगे अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है गुणसूत्र क्या होते हैं, इनके क्या कार्य हैं? गुणसूत्र धागेनुमा संरचनाएं होती हैं जो पादप एवं जंतु कोशिकाओं के केंद्र में पाए जाते हैं और आनुवंशिक लक्षणों के वाहक जीन्स इन्हीं पर स्थित होते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं उनके ऊपर ही मोती की माला के समान छोटे छोटे से मोतियों के समान जीन्स जो हैं उनके ऊपर लगे हुए होते हैं। अगर हम कार्य की बात करें तो गुणसूत्र पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों की वंशागति करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो अगर प्रश्न आता है कि जीन्स कहाँ पाए जाते हैं, तो जीन्स जो हैं गुणसूत्रों के ऊपर केंद्र के अंदर पाए जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है एक संकर क्रॉस क्या है? एक संकर क्रॉस का मतलब होता है जब हम एक जोड़ी विपर्यायी लक्षणों को लेकर क्रॉस कराते हैं तो उसे हम एक संकर क्रॉस कहते हैं। इसमें भी आप वो जो अभी हमने प्रभाविता के नियम में जो फ्लो चार्ट दिया था वही फ्लो चार्ट आप इसमें बना सकते हैं, जिसमें हमने केवल लंबेपन का गुण लिया था
जिसके लिए हमने लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच क्रॉस कराया था और प्रथम पीढ़ी में हमें सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए थे। वो एक संकर क्रॉस का उदाहरण है, आप वो इसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता की दृष्टिकोण से चिंता का विषय क्यों है? कुछ प्रश्न आपके ऐसे आते हैं जो तर्क पर आधारित होते हैं, तो ये कुछ उसी प्रकार का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप किस तरह से लिखेंगे, आइए देखते हैं। बाघों की संख्या में कमी आने से यह खतरा उत्पन्न हो जाता है कि भविष्य में इनकी प्रजाति लुप्त न हो जाए। ऐसा होने से जैव विविधता और पारितंत्र का जो संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है, इसलिए यह एक चिंता का विषय है। हमारे पारितंत्र में कोई भी जीव जो है वो फालतू नहीं है, हर जीव की अपनी अहमियत है, इसलिए अगर वो जीव नहीं होगा तो हमारा जो पारितंत्र है वो उसके संतुलन पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हर जीव का अपना अस्तित्व है और उस अस्तित्व को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। इसलिए अगर कोई जीव लुप्त हो जाता है या किसी जीव की कमी हो जाती है तो यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्विसंकर क्रॉस का एक उदाहरण दीजिए। तो द्विसंकर क्रॉस, पहले तो बात यह आती है कि द्विसंकर क्रॉस क्या है। द्वि का मतलब होता है दो, अर्थात जब दो जोड़ी विपर्यायी लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया जाता है तो इस तरह का जो क्रॉस होता है उसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। इसमें उदाहरण के स्वरूप में हम ले सकते हैं गोल और पीले बीज वाले पौधों का। जब हम झुर्रीदार और हरे बीज वाले पौधों के बीच संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में गोल एवं पीले बीज प्राप्त होते हैं, लेकिन द्वितीय पीढ़ी में सभी जो लक्षण होते हैं वह अलग अलग हो जाते हैं और यह नियम पृथक्करण का नियम कहलाता है। तो द्विसंकर क्रॉस का जो उदाहरण होगा वही पृथक्करण के नियम में भी उदाहरण लिखा जा सकता है। तो अगर प्रश्न आता है कि पृथक्करण के नियम का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, तब आप यही उदाहरण उसमें भी दे सकते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे, यहाँ पर हमने इसमें देखें, इसमें हमने गोल और पीले बीज लिए हैं। गोल के लिए हमने कैपिटल R लिया है और पीले के लिए हमने कैपिटल Y लिया है। इसी तरह से झुर्रीदार के लिए स्मॉल r लिया है और हरे बीज के लिए हमने स्मॉल y लिया है। यहाँ पर गोल और जो पीले बीज हैं वो प्रभावी लक्षण के रूप में उपस्थित हैं। तो जब हम इनमें क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में हमें सभी के सभी पौधे संकृत प्राप्त होते हैं और गोल और पीले दिखाई देते हैं, अर्थात गोल और पीले बीज का जो लक्षण है वो प्रभावी है। चूँकि यहाँ पर हमें दो लक्षण दिए जा रहे हैं इसलिए ये द्विसंकर क्रॉस का उदाहरण है। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को क्यों चुना? मेंडल ने अपने जितने भी प्रयोग किए हैं वो सभी प्रयोग मटर के पौधे पर किए हैं। तो ऐसा क्या कारण था कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का चुनाव किया? तो उन कारणों को यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर में लिखा गया है। पहला जो कारण था, मटर का पौधा आसानी से सर्वत्र उगाया जा सकता है। मटर का जो पौधा होता है वो एक या द्विवर्षीय होता है और उसे कहीं पर भी उगाया जा सकता है। सभी प्रकार के वातावरण में उसे उगाना आसान होता है। दूसरा हमारा पॉइंट है, मटर का पौधा वार्षिक तथा अल्पकालिक जीवन चक्र वाला होता है। मतलब मटर का पौधा जो है वो एक वर्ष में ही अपना पूरा जीवन चक्र पूरा कर लेता है, इसलिए उस पर प्रयोग करना आसान हो जाता है। तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो है, मटर के पुष्प द्विलिंगी होते हैं तथा पौधे मुख्यतः स्वपरागत होते हैं। द्विलिंगी का मतलब होता है कि मेल और फीमेल पार्ट जो हैं फ्लावर के वो दोनों ही एक ही पुष्प में उपस्थित होते हैं और उसमें स्वपरागण पाया जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है,
अगला हमारा जो पॉइंट है वो है मटर के पौधों में अनेक विरोधी मतलब विपर्यायी लक्षण पाए जाते हैं। मुख्य रूप से 7 विपर्यायी लक्षणों पर मटर पर मेंडल ने प्रयोग किए हैं। मटर में कृत्रिम रूप से पर परागण द्वारा आसानी से संकरण कराया जा सकता है। इसमें कृत्रिम रूप से हम पर परागण भी करा सकते हैं। कृत्रिम अर्थात मानव के द्वारा किया गया पर परागण। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण किन्हें कहते हैं। प्रभावी लक्षण जब विपरीत लक्षणों के जोड़े में क्रॉस कराया जाता है तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रदर्शित होते हैं वह प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। विपरीत अप्रभावी लक्षण जब विपरीत लक्षणों के जोड़े में क्रॉस कराया जाता है तब एक पीढ़ी में जो लक्षण छिपा रह जाता है और दूसरी पीढ़ी में प्रदर्शित होता है वह अप्रभावी लक्षण कहलाता है। इस तरह से हम प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों की परिभाषा दे सकते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या अंतर है। यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट है, जीनोटाइप अर्थात वो जीन पर आधारित होगा और जीन कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक के अंदर। तो ये आंतरिक संरचना की बात हो रही है। जब भी कहीं पर जीनोटाइप शब्द का उपयोग होगा मतलब हम आंतरिक संरचना की बात कर रहे हैं, बाहर से दिखाई देने वाले लक्षणों की नहीं। ऐसे ही दूसरा जो शब्द है फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है बाह्य आकार की, मतलब बाहर से जो हमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो फिनोटाइप को प्रदर्शित करते हैं। तो आइए हम इनमें अंतर लिखते हैं। तो अंतर लिखते समय हमें इन पॉइंट्स को याद रखना है। पहला पॉइंट है जीनोटाइप जीन संगठन को व्यक्त करता है। देखिए हमने अभी बोला आपसे कि हम आंतरिक संरचना की बात कर रहे हैं। जीन कहाँ पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं गुणसूत्रों के ऊपर केंद्रक के अंदर। तो जीनिक संगठन को यह व्यक्त कर रहा है मतलब आंतरिक संरचना को व्यक्त कर रहा है। और फिनोटाइप जीवों के आकार रंग रूप को व्यक्त करते हैं, मतलब जो बाहर से हमें दिखाई दे रहा है वो क्या है, फिनोटाइप है। दूसरा हमारा पॉइंट है जीनोटाइप का लक्षण एक समान होता है यदि उसे किसी प्रकार के कारक प्रभावित ना करें। अर्थात इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो आंतरिक संरचना है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है बशर्ते कि उसमें कोई बाहरी कारक उसको प्रभावित ना करे। फिनोटाइप का जो जीनिक संगठन होता है वो अलग अलग होता है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है जीनोटाइप का स्थापन पूर्वज के गुणों के आधार पर किया जाता है, वहीं फिनोटाइप का ऊपरी रूप ही इनका प्रतिनिधित्व करता है। अगर जीनोटाइप की हमें गुणों की बात करनी होती है, मतलब जीनोटाइप किस प्रकार का होगा, तो हमें उनके जनकों का अध्ययन करना पड़ता है कि उनके जनक में क्या लक्षण थे। लेकिन अगर फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप में जो बाहरी रूप उसका दिखाई दे रहा है वही उसके फिनोटाइप का प्रतिनिधित्व कर लेता है। तो इस तरह से हम जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में अंतर। समयुग्मजी और विषमयुग्मजी, देखिए नाम से ये स्पष्ट है, सम मतलब समान। जब दोनों युग्मक कैसे हों, समान प्रकृति के हों तो हम उससे क्या कहेंगे, समयुग्मजी कहेंगे। और विषमयुग्मजी मतलब जब दोनों युग्मक जो हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं तब हम उसको विषमयुग्मजी कहते हैं। चलिए जानते हैं इनमें और क्या अंतर होते हैं, हम किस तरह से इनके अंतरों के बारे में बता सकते हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट है समयुग्मजी में वो है कि समयुग्मजी में एक कारक अर्थात जीन के दोनों युग्म विकल्पी समान होते हैं। देखिए कोई भी जीन जो होता है उसके दो युग्म विकल्पी के द्वारा हम उसको प्रदर्शित करते हैं। तो जब ये दोनों युग्म विकल्पी एक जैसे होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, समयुग्मजी कहते हैं। जैसे उदाहरण में दिया गया है स्मॉल टी या
कैपिटल टी। तो ये किसको प्रदर्शित करेंगे? ये समयुग्मजी को प्रदर्शित करेंगे। विषम युग्मजी में एक कारक के दोनों युग्म विकल्पी समान नहीं होते हैं, अर्थात कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी। विषम युग्मजी सामान्यतः संकरित पौधे को प्रदर्शित करते हैं या संकरित लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। समयुग्मजी जनक के समय एक ही प्रकार के युग्मक बनाते हैं। जब जनन की क्रिया होती है, प्रजनन होता है, तो समयुग्मजी में एक ही प्रकार के युग्मक उत्पन्न होते हैं, जबकि विषम युग्मजी में दो अलग अलग प्रकार के युग्मक उत्पन्न होते हैं। समयुग्मजी पौधों में स्वपरागण प्रजनन होता है, तब संतति जनकों के समलक्षणी और समजीनी प्रकार की होती है। मतलब जैसे जनक में लक्षण थे वही लक्षण उनकी संतति में होते हैं। जो जीन जिस तरह से जनक में व्यवस्थित थे उसी तरह से उनकी संतति में भी व्यवस्थित पाए जाते हैं। लेकिन विषम युग्मजी में स्वपरागण होने पर भी संतति में वो लक्षण प्रदर्शित ज्यों के त्यों नहीं होते हैं, कुछ विभिन्नताएं उनमें आने की संभावना होती है। तो इस तरह से हम समयुग्मजी और विषम युग्मजी में अंतर कर सकते हैं। अब इसके बाद कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जैसे कि पहला प्रश्न है, पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण संचरित होते हैं उन्हें हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं, और उनका यह संचरण या उनका यह गुण आनुवांशिकता कहलाता है। दूसरा हमारा प्रश्न है, आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है? मतलब जो आनुवांशिक पदार्थ है उसका लेन देन कब होता है, कब उनमें ये विभिन्नताएं उत्पन्न करने की क्षमता उत्पन्न होती है? तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जब क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है तब आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय होता है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी के जनक कौन थे, या आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगर प्रश्न आता है कि क्यों कहा जाता है, तो चूँकि इन्होंने आनुवांशिकी पर बहुत सारे प्रयोग किए और प्रभाविता का और पृथक्करण का और स्वतंत्र अवयवन का नियम दिया, इसलिए इनको आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शिशु के लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र जिम्मेदार होता है? तो शिशु के लिंग निर्धारण के लिए XY गुणसूत्र जिम्मेदार होता है, और यह मेल लक्षणों के लिए या नर लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। आनुवांशिक इकाई क्या है? तो आनुवांशिक इकाई क्या है? जीन है, जिसे मेंडल ने फैक्टर कहा था। अब अगला जो हमारा प्रश्न है उसमें मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया है? तो मेंडल ने मटर के प्रयोग पर प्रयोग किया था, और इन्होंने 7 जोड़ी विपर्यायी लक्षणों पर अपने प्रयोग किए हैं। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? अगर ऑप्शन में आपके 23 जोड़े लिखा हुआ है तो वो सही है, या फिर 46 गुणसूत्र लिखा हुआ है तो वो भी सही है। इस 23 जोड़े में से 22 जोड़े ऐसे होते हैं जो मेल और फीमेल में एक जैसे होते हैं, और इन 22 जोड़ों को ऑटोजोम्स कहा जाता है, जबकि एक जोड़ा ऐसा होता है जो मेल और फीमेल में अलग अलग होता है, जिसे हेट्रोजोम्स या विषम युग्मजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है और इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डी से डीऑक्सी, राइबोज, एन से न्यूक्लिक और ए से एसिड। आप इसको तोड़ के याद कर सकते हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये क्या होता है? ये एक आनुवांशिक पदार्थ है जो केंद्रक के अंदर गुणसूत्रों में पाया जाता है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से अपने इस चैप्टर को
कर सकते हैं। एक बार पुनः रिवाइज कर सकते हैं। आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाएंगे। समयुग्मजी विषमयुग्मजी में अंतर हो जाएगा। जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर हो जाएगा। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, एक ये प्रश्न हो जाएगा। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा क्यों चुना, ये प्रश्न कई बार आ चुका है। द्विसंकर क्रॉस क्या है, या इसकी जगह आ सकता है पृथक्करण का नियम क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो आपको याद रखना है, पृथक्करण का नियम आया हो या द्विसंकर क्रॉस आया हो, आप इस उदाहरण के द्वारा उसको समझा सकते हैं। बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता की दृष्टिकोण से चिंता का विषय क्यों है। यहाँ बाघों की जगह कोई और जीव भी आ सकता है, तब भी उसके अंतर में हम यही लिखेंगे कि यह जैव विविधता और पारितंत्र के संतुलन को गड़बड़ा सकता है, इसलिए ये एक चिंता का विषय है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि बाघ ही लिखा हो, बाघ की जगह कोई दूसरा जीव भी हो सकता है, तब भी आपको उत्तर में यही लिखना है। बस बाघ की जगह हम उस जीव को लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको हमें ध्यान रखना है। फिर एक संकर क्रॉस क्या है, एक संकर क्रॉस की परिभाषा देते हुए हम इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी का उदाहरण देते हुए उस ग्राफ को बना सकते हैं। गुणसूत्र क्या है, इनके क्या कार्य हैं, ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ये प्रभाविता का नियम है। प्रभाविता या पृथक्करण में से कोई एक नियम जरूर आता है, तो आप इन दोनों नियमों को बहुत अच्छे से तैयार कर लें। प्रश्न है आपका, मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। इस प्रश्न पर हालांकि अपने दूसरे चैप्टर में चर्चा हो चुकी है, फिर भी आप इसको कैसे आंसर कर सकते हैं, एक बार पुनः देख लेते हैं। मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण नर में पाए जाने वाले Y गुणसूत्र पर निर्भर करता है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र XX होते हैं, जबकि पुरुष में XY गुणसूत्र पाया जाता है। सभी बच्चे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अपनी माता पिता से X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है, X या Y। अगर X गुणसूत्र प्राप्त हुआ होगा तो लड़की का जन्म होगा, और अगर Y गुणसूत्र प्राप्त हुआ होगा तो नर संतति बनेगी, अर्थात लड़के का जन्म होगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से आंसर कर सकते हैं। अब एक प्रश्न और है, जीन के क्या कार्य हैं। हमने अभी आपसे चर्चा की थी कि जीन कहाँ पाए जाते हैं। जीन पाए जाते हैं गुणसूत्रों के ऊपर, और गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक के अंदर, है ना। तो ये जो जीन हैं वो आखिर हैं क्या। तो जीन जो है वो आनुवंशिकता की इकाई है। सबसे इम्पोर्टेंट ये जरूर याद रखना है कि आनुवंशिकता की इकाई क्या है, जीन है। दूसरा, ये क्या काम करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करने में सहायता करते हैं। तीसरा, और क्या काम करते हैं, जीवों के लक्षणों का निर्धारण एवं सूचना संचार करते हैं। और क्या करते हैं, डीएनए और आरएनए के कार्यों का नियंत्रण भी जीन करते हैं। हर एक आनुवंशिक लक्षण के लिए जीन जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने आनुवंशिकता के लगभग सभी विषयों पर चर्चा कर ली है। सभी प्रश्न जो इम्पॉर्टेंट हैं, आते रहते हैं, आप इन प्रश्नों को तैयार करिए, आसानी से याद हो जाएंगे। आप इनको तैयार करें और अच्छे स्कोर करें। धन्यवाद।